सो हेलो गाइस। जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि हमने जो है अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, जिसमें हमने बेसिकली 45 डेज़ के अंदर 1000 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करने हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। राइट गाइस, आज के लेक्चर से पहले हम एक लेक्चर जो है या पार्ट 1 कहिए या डे 1 कहिए, हमने जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें भी हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं हमने उसमें? इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। राइट, और आज जो है आज के जो दो सब्जेक्ट होने वाले हैं, राइट, वो रहने वाले हैं हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब देखिए गाइस, जो हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया या मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों की तीनों इसमें कंप्लीट की जाएंगी। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर से मैंने इसका अलग इसलिए लिया है क्योंकि इससे भी अलग क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि एंशियंट इंडिया से ही रिलेट करता है, बट क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से बनते हैं इसमें। राइट, और अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज बात करूं तो आपको 13 से 14 क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे हिस्ट्री से। हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 19-20 इतने क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं एवरेज बात कर रहा हूँ तो 13-14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या है इसमें इंक्लूड किया गया। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द गनास रिपब्लिक महाजनपद। ठीक है, चलिए, दे वर ओलिगार्कीज वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजास। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ दैट ओलिगार्की का क्या मतलब होता है। देखिए ये क्या होते हैं, बेसिकली ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये एक लोगों का स्मॉल ग्रुप होता है जिनके पास क्या होता है, कंट्री का कंट्रोल होता है। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, कंट्री का कंट्रोल होता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, ओलिगार्की। तो यही बोल रहा है दैट देवर ओलिगार्की वेयर पावर वाज शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मैन। ठीक है, क्या की जाती है वहां पे, जो पावर है वो शेयर की जाती है नंबर ऑफ मैन ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजास, जिन्हें क्या बोला जाता था, राजास। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है डेट बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास, कि महावीरा जो थे और बुद्धा थे वो दोनों के दोनों ऐसे गणा से बिलोंग करते थे। ठीक है, देखिए मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि आपने जो है ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। राइट, आपने एंशियंट इंडिया अपनी, या फिर अब मैं बात करूँ अपनी हिस्ट्री जो है वो अपनी पढ़ी हुई है। अब ये रिवीजन का टाइम है, तो एमसीक्यूज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। राइट, तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि यस देवर ओलिगार्कीज वेयर पावर्स वाज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैन। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ओलिगार्कीज क्या होते हैं। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्या करते हैं, जिनके पास कंट्रोल होता है कंट्री का। राइट, और उन्हें क्या बोला जाता था, राजास। और महावीर और बुद्धा जो है वो दोनों के दोनों ऐसे गणा से बिलोंग करते थे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग इज आर करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, रिमनेंट्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन found on the walls of the caves of situated in several districts of Andhra Pradesh, Karnataka and Bihar। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड ओनली रेड एंड वाइट कलर्स टू पेंट। अब आपने बताना है कि सही जो है इसमें कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको समझ आ गई कि इन इंडिया में जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स जो मिली हैं, ठीक है, वो किससे बिलोंग करती हैं, कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स से। क्या ऐसा है? सेकंड बोलता है जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली कहाँ मिली हैं, ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स ऑफ सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार में जो है मिली हुई हैं। और बोलता है जो आर्टिस्ट है भीमबेटका के, वो यूज़ करते थे सिर्फ और सिर्फ रेड और वाइट कलर्स पेंट करने के लिए। कैसे सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 ओनली। ठीक है, अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या वो लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स की थी? नहीं, वो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की थी, याद रखिएगा। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग अर्लीस्ट पेंटिंग मिली है वो लोअर की नहीं है, अपर पैलियोलिथिक टाइम्स की हैं, पहली चीज़।
ठीक है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ हमें रॉक पेंटिंग जो है वो मिली है कहाँ पे, इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड ओनली रेड एंड व्हाइट कलर्स टू पेंट, नो, वो और भी पेंटिंग जो है वो यूज करते थे। अब हम देखते हैं कौन कौन सी कलर्स है जो वो यूज करते थे। देखिए, द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड मैनी कलर्स इंक्लूडिंग वेरियस शेड ऑफ व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, बट याद रखिएगा जो व्हाइट और रेड थी वो उनकी क्या थे, फेवरेट कलर्स थे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट और रेड ही यूज करते थे, नहीं, वो और भी यूज करते थे, चाहे वो ब्राउन हो, ग्रीन हो, ठीक है, ब्लैक हो, व्हाइट हो, ये भी यूज करते थे, लेकिन जो व्हाइट और रेड थे वो क्या थे, इनके फेवरेट कलर्स थे। ठीक है, लेकिन यूज वो और भी कलर्स करते थे, तो इससे भी हमारी स्टेटमेंट 3 जो है गलत हो जाती है। सो 1 और 3 गलत होती है, स्टेटमेंट कौन सी सही होती है, 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर लेते हैं। इट वॉज एन आर्मर यूज्ड बाय द आर्यन सोल्जर्स। ठीक है, अब देखिए आर्मर जो है क्या होता है, बेसिकली वेस्ट होती है। ठीक है, वेस्ट होती है बेसिकली। आजकल आपको पता ही होगा वेस्ट आर्मर के बारे में, आपने बहुत सुना होगा, आप वेरियस गेम्स खेलते हैं वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, आर्मर या वेस्ट। ठीक है, चाहे मैं गेम्स की बात करूँ लाइक पबजी, फ्री फायर, तो ये सारी गेम्स में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो देखिए उस वक्त जो आर्यन सोल्जर्स थे, ठीक है, इट वॉज एन आर्मर यूज बाय आर्यन सोल्जर। आर्यन सोल्जर्स के से आर्यन सोल्जर जो है वो ये आर्मर यूज करते थे, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाता था, समुद्र, वर्मान, पंचजना या सरदा, तो इसे क्या बोला जाता था। ठीक है, तो इसे बोला जाता था, उस आर्मर का नाम था वर्मन। ठीक है, क्या था, वर्मन। ठीक है, तो जो आर्यन सोल्जर वाज प्रोबेबली इक्विप्ड विद कोट्स ऑफ मेल वर्मन विच वाज अ टाइप ऑफ जैकेट आर्मर। ठीक है, एक जैकेट टाइप होती थी, आर्मर होती थी, राइट। चलिए अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री, अब देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड, मैंने आपको पहले ही कहा था। ठीक है, हम हिस्ट्री, हम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जितने भी स्कीम्स आई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो आपका हर चीज़ कवर हो रही है इसके अंदर, याद रखिएगा। सो विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, सॉरी औषधि नोट, औषधि परियोजना, आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, औषधि परियोजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंडर इट जेनरिक मेडिसिन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें बोला है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दूसरी, द ब्यूरो ऑफ फार्मा, ठीक है, PSUs ऑफ द इंडियन BPPI इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम। ठीक है, तो जो ब्यूरो ऑफ फार्मा है इंडिया की, ठीक है, वो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्कीम की, और इसमें बोला गया है कि जेनरिक मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो आपने बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट। ठीक है, सो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है B2 ओनली। ठीक है, अब देखिए ये बात तो सही है कि ये जो है इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एजेंसी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइडेड की जा रही है, वो देखिए वो बेसिकली क्या है, अफोर्डेबल प्राइजेस पे हमें मिलेंगी। ठीक है, मतलब अफोर्डेबल प्राइजेस पे प्रोवाइड की जा रही है, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मतलब कम प्राइजेस पे दी जा रही है, जितना अफोर्डेबल है उतने प्राइजेस पे, बट नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टेक्स्ट मेंशन महाजनपद। अब देखिए कौन कौन से एंशियंट टेक्स्ट हैं जो महाजनपद के बारे में बताते हैं। पहला दिग्ध निकाया, भगवती सूत्र और अंगुत्रा निकाया। ठीक है, आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे एंशियंट टेक्स्ट हैं जो महाजनपद के रिगार्डिंग बताते हैं। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग, क्या चीज़ें हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू अंगुत्रा निकाया देर वर फॉलोइंग महाजनपद। ठीक है, तो ये टोटल महाजनपद की लिस्ट बताइए अंगुत्रा के निकाली। ठीक है, अंग है, अस्क है, अवंती है, ठीक है, गंधारा है, काशी है, कंबोजा है, कोसला है, ये सारे के सारे महाजनपद हैं। ठीक है, बेसिकली बोला जाता था कि 16 महाजनपद से। ठीक है, कितने, 16 महाजनपद। ठीक है, चलिए दिग्ध निकाय के रिगार्डिंग देख लेते हैं। देखिए दिग्ध निकाय मेंशन ओनली 12 महाजनपद, याद रखिएगा कितने, 12 महाजनपद के बारे में जो है दिग्ध निकाय बताता है, और उसमें से जो 4 हैं, मैंने बताया ना 16 महाजनपद है, तो 4 को क्या कर देता है, ये ओमिट करता है, उसको एक्सक्लूड कर देता है। कौन कौन से, अस्क, अवंती, गंधार और
कंबोजा, इन चारों को ये ओमिट कर देता है या एक्सक्लूड कर देता है दिग्निकाय, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट निकाय है वो मेंशन करता है द 5-fold डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू उत्तर पथ मतलब नॉर्थ वेस्टर्न, मध्य देश सेंट्रल, प्राची ईस्टर्न, दक्षिण पथ साउथ एंड अपरांत वेस्टर्न, ठीक है, विच कंफर्म्स दैट जियोग्राफिकल यूनिटी ऑफ इंडिया हैड बीन विजुअलाइज्ड मच बिफोर द 6th century BC, राइट। तो समझ आ गया बुद्धिस्ट निकाय में क्या मतलब क्या डिफरेंस है, कितनी चीजें बताई हैं। दिग्निकाय ने क्या बताया, दिग्निकाय ने सिर्फ 12 महाजनपद के बारे में बताया है, जिसमें से 4 जो हैं अस्क, अवंती, गंधार, कंबोज, ये जो है एक्सक्लूड कर देता है चीजें, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, तो लिटिल बिट डिफरेंस है इनके बीच, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन यूज्ड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच वाज रिटन लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स ये लेफ्ट टू राइट, जैसे आज हम लिखते हैं वैसे लेफ्ट टू राइट ये लिखते थे। द लोअर पार्ट ऑफ हड़प्पन सिटीज कंटेन्ड ग्रेनरीज एंड हाउसेज फॉर द वर्किंग पीपल। क्या ये अब आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। चलिए सोचिए, इसका आंसर बताइए आप क्या हो सकता है। सो जो राइट आंसर है इसका वो है डी, ठीक है। मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। अब देखिए याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ये एक फैक्चुअल चीज़ और याद रखिएगा। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ना, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट तो यूज़ करते थे, नो डाउट, ठीक है, पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ें बताते थे, लेकिन जो वो कैसे लिखी होती थी, राइट टू लेफ्ट, नॉट लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे राइट टू लेफ्ट लिखी होती थी, मतलब राइट से शुरू होती थी वो, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, द लोअर पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज कंटेन ग्रेनरीज एंड हाउसेज फॉर द वर्किंग पीपल, नो, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, इन द लोअर पार्ट ऑफ सिटी स्मॉल वन रूम्ड हाउसेज हैव बीन फाउंड विच माइट हैव बीन यूज्ड एज क्वार्टर्स बाय द वर्किंग क्लास पीपल, ठीक है। जो लोअर पार्ट था ना सिटी का, वो कौन यूज करते थे, वर्किंग क्लास पीपल। और जो ग्रेनरीज वगैरह थी ना, ठीक है, वो लोअर पार्ट नहीं था, वो क्या था, एक तरह से कह सकते हैं वो अपर पार्ट था, ठीक है। क्या था वो, अपर पार्ट था। जो लोअर पार्ट था वो किसके लिए यूज किया जाता था, लोअर पार्ट था वो कौन यूज करते थे, जो लोअर वर्किंग क्लास पीपल थी उनके लिए, ठीक है। देखिए, द सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड अपर सिटाडेल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। द अपर सिटाडेल इन द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, जो क्या था, एक जो वेस्टर्न पार्ट था वाज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ऑफ लार्ज डायमेंशन सच एज ग्रेनरीज, ठीक है। जो अपर पार्ट था, जो वेस्टर्न पार्ट था, वो यूज किया जाता था ग्रेनरीज के लिए। लोअर पार्ट जो था वो कौन यूज करते थे, जो वर्किंग क्लास पीपल थी उनके लिए था, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या ये चीज बोली थी हमें, द लोअर पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज कंटेन ग्रेनरीज, नो, ठीक है, ये अपर पार्ट था या वेस्टर्न पार्ट था, नॉट लोअर पार्ट, ठीक है। हाँ, लेकिन वर्किंग पीपल के हाउस ही जरूर होते थे लोअर पार्ट में, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विलेज असेंबलीज इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोअर लेवल। जो विलेज असेंबलीज थी, ठीक है, उन्हें क्या दिया गया था, लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था, ठीक है। लार्ज स्केल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स। उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है। सेक्रीफाइस, आई होप आप सेक्रीफाइस समझते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह होता था, कोई चीज़ें होती थी, ठीक है। सो उसमें क्या करते थे, सेक्रीफाइस किए जाते थे, जो बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी, ठीक है। एंड विमेन डिफाइनिंग द नेचर ऑफ रिलीजन, विमेन को क्या था, एक नेचर ऑफ रिलीजन डिफाइन किया गया था। कब की बात बोल रहे हैं, ये लेटर वैदिक एज की, ठीक है। याद रखिएगा, दो पार्ट थे, ठीक है, एक लेटर वैदिक एज था और एक अर्ली था, ठीक है। सो लेटर वैदिक एज में तीनों चीजें बताई गई हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। चलिए बताइए, चलिए इसका जो आंसर है वो रहेगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो विलेज असेंबलीज हैं उन्हें क्या था, लोअर लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा गया था, पहली चीज बिल्कुल सही है। एंड यस, ब्राह्मण जो है वो लार्ज स्केल से, वो बहुत मतलब बड़े पैमाने पे जो है वो सेक्रीफाइसेस कर रहे थे, ठीक है। एंड वुमेन डिफाइनिंग द नेचर ऑफ रिलीजन, सही बात है, वुमेन को नेचर ऑफ रिलीजन कहा गया था, राइट। चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन इन्वेजन। अब देखिए हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेजन हुए हैं इंडिया पे, ठीक है। तो अब किस पे एक पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है, पर्शियन इन्वेजन पे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमने बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है।
द मोनोलिथ पिलर्स ऑफ द मौर्यन एज वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्ट। जो मोनोलिथ पिलर्स थे मौर्यन एज के, वो क्या थे? वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्ट एंड पर्शियन वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स बेरिंग द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स इन इंडिया। ठीक है, so आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ए, वन ओनली। ठीक है, यस, द मोनोलिथ जो मोनोलिथ पिलर्स थे मौर्यन एज के, वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे, मतलब इसके इन्फ्लुएंस में थे पर्शियन आर्ट के, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पर्शियन वर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स, नो। ठीक है, अब देखिए कौन थे वो। देखिए जो पहली बार मतलब जो फर्स्ट टाइम जो कॉइन्स जो थे, ठीक है, बेयर द नेम्स एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। ठीक है, हु एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द नदर्न वेस्टर्न। ठीक है, नदर्न वेस्टर्न, ठीक है, यहां पे राइट। सो हैंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो पर्शियन नहीं थे, वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 विद रेफरेंस टू द क्रिप्टो करेंसीज। देखिए क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहता है। ठीक है, सो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रिप्टो करेंसीज यूज सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी विच अलाउज यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एंड स्टोर मनी। बोलता है क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इजी है, आपको पता होगा। Okay, they run on distributed public ledger called blockchain, which is a record of all transaction updated and held by currency holders. ठीक है, और जो एथेरियम है is a Ecuador's officially cryptocurrency. तो आपने बताना है which of the above statement is correct. ठीक है, so 1 and 3 only, 2 only, 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only. ठीक है, so बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर है वो है B2 ओनली। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी यूज सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, नो, क्रिप्टो करेंसी यूज डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सी है ये? डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे रन ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, जो रिकॉर्ड करता है ऑल द ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड अपडेटेड एंड हेल्ड बाय करेंसी होल्डर्स। ठीक है, एंड देखिए मोस्ट कॉमन करेंसीज क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी? आपने बिटकॉइन के बारे में बहुत सुना होगा, जिसने जब बिटकॉइन नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, जब आपने उस वक्त अगर बिटकॉइन खरीदा होता तो आज तो आप मतलब करोड़ों में खेल रहे होते, आपको चीज़ पता होगी। ठीक है, सो बिटकॉइन, लिब्रा, एथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, ठीक है, ये सारे जो हैं क्रिप्टो करेंसीज के मतलब क्रिप्टो करेंसीज हैं। ठीक है, सो इक्वाडोर्स की जो है हैज इट्स ओन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जिसका नाम है डिनेरो इलेक्ट्रॉनिको, या जिसे DEB कहा जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी वो जो है वो गलत है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बताना। देखिए ये इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सो उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका इंडिकेटर है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। दूसरा बोल रहा है जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इज कंपाइल्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NSO के द्वारा जो है कंपाइल किया जाता है। सो आपने बताना है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है A1 ओनली। यस, ये इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी एडिशनल चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको UPSC बाई चांस रख लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है एंड क्वेश्चन आता है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओनली, तो क्या स्टेटमेंट सही होगी? ठीक है, सो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें इंक्लूड की ताकि आपको पता हो कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों इसमें इंक्लूड की जाती है। अगर UPSC मैन्युफैक्चरिंग पूछ लेता ओनली तो क्या वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, राइट। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि ये IHS मार्केट जो है, ठीक है, कौन करता है इसे? IHS मार्केट ऐसे कंपाइल करती है। ठीक है, नोट NSO, राइट। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी?
गलत होगी। चलिए 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है, जिसे निधि कह लो आप, कहा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज एन एंड टू एंड प्लान फॉर स्टार्टअप्स टू डबल द नंबर ऑफ इनक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 years, ठीक है। ये एंड टू एंड प्लान है किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, टू डबल द नंबर ऑफ इनक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स इन द ड्यूरेशन ऑफ 5 years, ठीक है। 5 साल में क्या करना है? उसे डबल करना है। एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चलिए इसकी जो गलत स्टेटमेंट है वो है B2 ओनली, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 5 साल के अंदर जो है इसे मतलब डबल करने की मतलब एक तरह से बात की है। एंड टू एंड प्लान फॉर स्टार्टअप्स है, ठीक है, और डबल करने की बात की गई है, राइट। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और यही इसका मतलब एक तरह से कह सकते हो सही आंसर भी है। इसे जो है इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन करेगा इसे इम्प्लीमेंट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा अंडर किसके? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। चलिए 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन बिफोर 200 BC, ठीक है। पेनिनसुला पार्ट आपको पता होगा कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। चलिए विद रेफरेंस टू द सदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इन द बिफोर 200 BC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दिस रीजन वाज आल्सो नोन एज तमीज खंब, ठीक है। क्या बोला जाता था इसे? तमीज खंब। ब्लैक एंड रेड वेयर्स फॉर द मोस्ट पॉपुलर पोट्री एट दैट टाइम। तो आपने बताना है कौन सा जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2। बिल्कुल सही बात है। अगर हम 200 BC पहले की बात करें तो जो सदर्न पार्ट है पेनिनसुला का उसे क्या बोला जाता था? तमीज खंब। और जो ब्लैक और रेड वियर्स थे वर द मोस्ट पॉपुलर पोट्री एट दैट टाइम, राइट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, ठीक है। देखिए बाकी मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड की गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए Which among the following participated as the main guest at the sacrificial ceremonies in the later Rigvedic period, ठीक है। तो लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में जब सैक्रिफिशियल सेरेमनीज होती थी तो उस टाइम में कौन जो था वो मेन गेस्ट होता था, ठीक है। तो उसे मतलब क्या बोला जाता था, ठीक है। गहना, यजमान, सतपथा या राजन्य। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्या बोला जाता था उन्हें? गोगना। देखिए कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और मैं आप मानो चाहे मत मानो यूपीएससी इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आर्ट एंड कल्चर से जब क्वेश्चन आते हैं ना, या एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि जो गेस्ट था उसे क्या कहा जाता था, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या बोला जाता था इसे? गोगना, राइट। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। Which among the following are the sources of information about महाजनपद एंड जनपद, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था, इसमें एक और यूज किया गया है, ठीक है। तो नहीं बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जनपद एंड महाजनपद, ठीक है। विनय पिटाका, सूत्र पिटाका, झटकास या उपनिषद, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है D 1, 2 and 3 and 4, ठीक है। चारों के चारों जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट जनपद और महाजनपद के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड इज एसोसिएटेड विद पैलियोस्टीन पीरियड, ठीक है। Domestication of animals is not a feature of the later Paleolithic period. Climate of the later Paleolithic period was primarily very cold. तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 only, 1 and 2 only, 2 only या 1, 2 and 3, ठीक है। तो बताइए, सोचिए, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ के बारे में, तो बताइए कौन सा जो है इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है A 1 only, ठीक है। ये ऐसे एसोसिएट करता था कौन से के साथ? पैलियोस्टीसिन पीरियड के साथ,
ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज नॉट अ फीचर ऑफ द लेटर वैदिक, नो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो है इसका फीचर था, ठीक है। और जो क्लाइमेट था क्या वो वेरी कोल्ड था? आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकता है? जो ये था, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड था, द क्लाइमेट बिकेम वार्म एज कम्पेयर टू द फॉर्मर टू फेजेस। से पहले जो मतलब जो टू फेजेस थे, जो फॉर्मर टू और जो फेजेस थे उससे ज़्यादा क्या था, ये वार्म था, कोल्ड नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, with reference to the Chalcolithic culture, consider the following statement. Prevalent social condition in the Chalcolithic culture favor the emergence of large families. ठीक है। Usually copper objects were kept with the dead in the graves as the people of the Chalcolithic phase believed in the next world after death. ठीक है, मतलब क्या किया जाता था, जब किसी की डेथ होती थी तो उसके साथ जो है कॉपर ऑब्जेक्ट भी उनमें डाल दिए जाते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो मतलब जब वो अगला जन्म लेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ल्ड जो नहीं मिलेगा आफ्टर दैट, तो वहाँ उनके वो ऐसे काम आएंगे, एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के रिगार्डिंग। सो ऑब्वियसली इसमें दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सी 1 and 2 इज द राइट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विद रेफरेंस टू द साइलेंट हाइपोक्सिया, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पेशेंट्स विद दिस कंडीशन हैव एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स विच कैन बी नोटिस बाय ब्रेथलेसनेस, ठीक है, ब्रीथलेसनेस। पल्स ऑक्सीमीटर कैन बी यूज फॉर इट्स अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में बताना है कि जो जिसमें ये चीज़ होती है वो क्या होता है, इसका लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल हो जाता है, ठीक है। एंड जो पल्स ऑक्सीमीटर है कैन बी यूज फॉर इट्स अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा B2 ओनली इज द राइट आंसर, कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है। अब जो पेशेंट है उनका क्या लो ब्लड ऑक्सीजन होता है क्या? नो, ठीक है। साइलेंट हाइपोक्सिया पेशेंट हैव एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स येट दे डू नॉट शो साइंस ऑफ ब्रीथलेसनेस, ठीक है। क्या स्टेटमेंट थी यहाँ पे? सॉरी, लो ब्लड प्रेशर विच कैन बी नोटिस बाय ब्रीथलेसनेस, ठीक है। सो देखिए, साइलेंट हाइपोक्सिया पेशेंट हैव एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स येट बट दे डू नॉट शो साइंस ऑफ ब्रीथलेसनेस, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, द टर्म निस्का एंड सतमाना ऑफन यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड रेफर्स टू, ठीक है। निस्का और सतमाना जो है, जो ये टर्म यूज की जाती थी, ये किस चीज़ से रिलेट करती थी लेटर वैदिक पीरियड में? द टैक्स कलेक्टेड बाय किंग, द वॉलंटरी गिफ्टेड टू द चीफ्स, यूनिट ऑफ करेंसी, या गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, आपने चीज़ बतानी है, ठीक है। सो जो निस्का और सतमाना जो दो टर्म यूज की जाती थी, उन्हें वो कौन से किससे रिलेटेड थी? वो यूनिट्स ऑफ करेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा निस्का सतमाना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप बिलीव करिए मेरा, ठीक है। चलिए, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, शामन्स इज रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शामन्स से वो किस चीज़ से रिलेट किया जाता था, उन्हें क्या बोला जाता था? मैन एंड वुमेन हु हैड मैजिकल एंड हीलिंग पावर, वन हु स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। वैसे तो आपको चलो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आंसर पता चल ही गया, चलिए फिर भी, टाउन प्लानिंग ऑफिसर एंड वन हु कैरिड आउट फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो इसका आंसर सही आंसर है ए, जो मैन एंड वुमेन जिनके पास मैजिकल और हीलिंग पावर थी, उन्हें ये चीज़ बोली जाती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द टर्म अरगता रेफर्स टू, ठीक है। अरगता किस चीज़ को बोला जाता है? अबॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स, वाटर विल यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। तो अरगता किसको बोला जाता था? आपने ये चीज़ बतानी है, ठीक है। सो बेसिकली क्या था मेडिवल इंडिया में, ये टर्म जो यूज़ की जाती थी, ये थी वाटर विल यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, ठीक है। ऐसी ऐसी टर्म्स आती हैं, ठीक है। तो आप बिलीव करिए और इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन से करके तो आपको बता ही रहा हूँ, पर और भी काफ़ी टर्म्स हैं, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा, राइट। विद रेफरेंस टू द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो प्रोविंसेस थी वर नोन एज द वेश्याज
विच वर सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और जो प्रोविंसेस थी उन्हें बेसिकली क्या बोला जाता था, विशयाज विच वर सब डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स। और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे ना उन्हें क्या बोला जाता था, उपारिकस या उप्रिकस वर मोस्टली चूजन फ्रॉम अमंग द प्रिंसेस, ठीक है। तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो जो उसका सही आंसर है 21 का वो है बी, 2 ओनली, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जो प्रोविंसेस थे वर नोन एज विशेस, नो, प्रोविंसेस को क्या बोला जाता था, बुक्टिस, ठीक है। क्या बोला जाता था, बक्तिस या बुक्टिस, ठीक है। देखिए अपने जो क्या कहते हैं अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ कुछ हद तक गलत भी हो सकता है, पर आप ये जो है इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं राइट जो प्रोनाउंस नहीं किए जाते, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। चलिए अगली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द चाइनीज ट्रैवलर युआन, सॉरी ओके, द चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, युआन सांग who visited India recorded the general condition and culture of India at that time. In the context, which of the following statement is are correct, ठीक है। जो चाइनीज ट्रैवल था ह्यूआन सांग, वो उन्होंने इंडिया विजिट किया था, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। चलिए, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी as regards punishment for offences, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of person. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए सोचिए और बताइए। देखिए जो इसका सही आंसर है राइट वो है ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। दैट सिंपली मीन्स कि पहली चीज़ क्या है, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कंप्लीटली इम्यून, नो दे वर नॉट कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रोबरी, अभी भी वहाँ रोबरी जो है वो होती थी, ठीक है। सो कंप्लीटली इम्यून नहीं थे। और बाकी की दो स्टेटमेंट्स है वो सही है। देखिए ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एंड फेरीज एट एंड बैरियर स्टेशन, ठीक है, उन्हें ड्यूटीज और फेरीज जो है वो देनी पड़ती थी अभी भी। तो ये सब चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी। लोमैन 16 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ स्टार, इज अ व्हाट, क्या है वो, अ स्टार है, एक्सोप्लैनेट है, ब्राउन ड्वार्फ है या नासा की सैटेलाइट है। तो आपने बताना है क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो लोमैन 16 है वो क्या है, एक ब्राउन ड्वार्फ। अब देखिए इसे क्या कहा जाता है, एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो मास होता है वो हैवियर देन होता है प्लैनेट्स बट लाइटर देन द स्टार्स, ठीक है। याद रखिएगा क्यों इसे बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मास होता है वो प्लैनेट से तो ज़्यादा होता है बट स्टार से क्या होता है, कम होता है। तो जो ल्यूमेन 16 जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो क्या है, एक ब्राउन ड्वार्फ, राइट। चलिए, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड क्रश पनाज वर यूज्ड फॉर ट्रेड, ठीक है। तो हमने बताना है कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स कार्ड क्रश पनाज वर यूज्ड फॉर ट्रेड, ठीक है, ट्रेड के लिए जो है सिल्वर कॉइन्स जो है ये यूज़ किए जाते थे। तो आपने बताना है मौर्यस के टाइम पे, ठीक है, बदामी चालुक्य के टाइम पे, सतवाहनास के टाइम पे या कुशनास के टाइम पे, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। सतवाहनास के टाइम पे जो है सिल्वर कॉइन जो है वो ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द जुडिशियल सिस्टम इन द मौर्यन एम्पायर, अब जो मौर्यन एम्पायर के टाइम में जो जुडिशियल सिस्टम था उसके बारे में आपने चीज़ें बतानी है। द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल वॉज कॉल्ड धर्माधिकारिन एंड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन द मौर्यन एम्पायर। तो आपने बताना है कौन सा जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो इसका जो बेसिकली राइट आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों के दोनों जो है इसमें सही इसके आंसर्स हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द अजंता पेंटिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द वॉल्स ऑफ द केव्स हैव बोथ murals and fresco paintings, they use tempera style and animals and birds also shown with emotions। so आपने बताना है कौन सा सही आंसर है इसका,
ठीक है। तो देखिए तीनों के तीनों जो हैं वो सही आंसर है, ठीक है। दे यूज टेम्परा स्टाइल ऑब्वियसली यूज करते थे। एनिमल्स एंड वर्ड्स आल्सो शोन विद इमोशन, ठीक है। एनिमल्स और वर्ड्स जो है उनकी पेंटिंग्स में जो है वो शो किए जाते थे विद इमोशंस के साथ, राइट। तो तीनों के तीनों क्या हैं इसमें सही हैं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 कॉर्नर चैम्बर्स, इंस्क्रिप्शन हाईलाइटिंग मिलिट्री कैंपेन्स एंड मैन मेड एंड नेचुरल केव कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द above were the main characteristic of the post Mauryan cave architecture, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर के बारे में बताना है कि इन तीनों में से कौन से जो है इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो 1, 2 एंड 3 में आप बताइए कौन कौन से इसके मेन करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तीनों के तीनों जो है पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर के जो है मेन करेक्टरिस्टिक हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। सर्जिंग ग्लेशियर्स हैव शोन कंसिडरेबल रिडक्शन इन वॉल्यूम एंड लेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बोल रहा है कि जो सर्जिंग ग्लेशियर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिडक्शन इन द वॉल्यूम एंड लेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे कैन बी फाउंड इन काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयाज एंड ग्लेशियर मूव बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो आपने देखिए याद रखिएगा, आपने बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1 ओनली, ठीक है। अब देखिए याद रखिए जो सर्जिंग ग्लेशियर है सोन कंसिडरेबल रिडक्शन नहीं शो करता वो, ठीक है। वो क्या शो करता है, एडवांसमेंट इन, मतलब जो चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, एडवांसमेंट इन द वॉल्यूम एंड लेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज से रिलेट करती है। और दूसरी जो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर है इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के फोर्स से जो ये करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलेबोरेटली डिस्कस अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। अब आपने बताना है कि डायमंड और डायमंड माइंस ऑफ इंडिया में किसने ये चीज़ जो है फॉरेन ट्रेवलर ने इलेबोरेटली डिस्कस की है, ठीक है। तो इन चारों में से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो सही आंसर है। सो द सही आंसर इज, या राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए बाकियों के बारे में भी मैंने नीचे बताया हुआ है, दैट जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। और फिर जो सेकंड तो मैंने आपको बता ही दिया, जीन बैप्टिसाइड्स ट्रेवनियर, इनके बारे में बता दिया, जीन डी थेवेनोट, ठीक है, एंड एबी बार्थलेमी कैरे, ठीक है। तो इन सब के बारे में चीज़ें बताई, इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं बताई हैं। सो ऑप्शन जो है इसका सही वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। एक तरफ संगम लिटरेचर है, दूसरी तरफ रिलेटेड टू। आपने बताना है संगम किस चीज़ कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ आए होंगे। एज मैंने आपको फिर से चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। बट अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो सकता है चीज़ों के रिगार्डिंग। आज मैंने सारे क्वेश्चन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जो तीसरा हमारा करंट अफेयर्स, तीनों के तीनों इसमें जो है इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और मैंने टर्म्स भी ऐसी मतलब क्वेश्चंस ऐसे ऐसे इंक्लूड किए हैं जो क्या होता है यूपीएससी जो है जिनसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। बट और भी काफ़ी टर्म्स है जो मैंने कहा कि आप खुद पढ़िएगा एक बार, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करिएगा, ये आपके 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। सो एट द एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने एफर्ट जो है पूरे लगाते रहिए, ठीक है। चाहे आपका मंजिल जितनी मर्जी दूर क्यों ना हो, जितना मर्जी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो चीज़ें, ठीक है, उसे आसान बनाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी जो है रोज़ जो है एक पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए चीज़ों को करने की, ठीक है। पूरे पैशन के साथ पढ़िए, चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ईजी होती जाएंगी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, हार्ड वर्क करना है, थोड़ी स्मार्ट स्टडी इंक्लूड करनी है और चीज़ें जो हैं आपके पास धीरे धीरे आती जाएंगी, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।